स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन पर। तो दोस्तों आज आइए हम लोग देखते हैं तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोधी वंश। यानी आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को पूरा ख़त्म करते हैं और इन बिंदुओं से जो इन टॉपिक से रिलेटेड है, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट उसे देखते हैं। और आज दिल्ली सल्तनत ख़त्म करके नेक्स्ट टॉपिक पर कल वीडियो बनाते हैं। देखते हैं पहले तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना 1320 ईस्वी में हुई थी। ये 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक की बात कर ली जाए, इस वंश के संस्थापक हो जाएंगे गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक कहा जाता था। पहले इसका नाम गाजी मलिक था। उसके बाद जब ये अपने वंश की अपने नाम का राज्याभिषेक करवा रहा था, तो इसने राज्याभिषेक है जो गयासुद्दीन तुगलक नाम से करवाया था। सबसे बड़ी बात है, जो गाजी मलिक था ये खुसरो खां का सेनापति था। खुसरो खां की हत्या करके इसने तुगलक वंश की स्थापना की थी। इसने क्या किया, इसके द्वारा जो इम्पोर्टेंट काम है उन्हें देखा जाएगा। तो इसने सबसे पहले काम किया था, किसानों की सहायता के लिए नहरों का निर्माण शुरू किया था। यानी नहरों का निर्माण अगर पूछेगा किस शासक ने शुरू किया था, तो तुगलक वंश के गयासुद्दीन तुगलक हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि इसने पहला अभियान जौना खां, इसका एक सेनापति था जौना खां, उसके नेतृत्व में तेलंगाना में किया। जौना खां के नेतृत्व में तेलंगाना में पहला अभियान किया और जिसमें विजय हुआ। विजय होने के बाद जो जौना खान था उसका नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया गया एवं तेलंगाना का नाम उसने सुल्तानपुर रख दिया। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर और जौना खां का नाम मोहम्मद बिन तुगलक रख दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं, गयासुद्दीन का बंगाल अभियान। गयासुद्दीन ने बंगाल अभियान किया। उसका मेन उद्देश्य था धन को लूटना, लेकिन असफल रहा। इसलिए असफल रहा चूँकि बंगाल अभियान जब किया तो वहाँ धन की इसको प्राप्ति नहीं हुई। उसके बाद इसने निजामुद्दीन औलिया से, बंगाल से वापस होते समय इसने निजामुद्दीन औलिया से कहा कि मेरे दिल्ली पहुँचने से पहले जो दान में दी गई भूमि है उसका हिसाब कर रखो। निजामुद्दीन औलिया ने कहा कि हुजूर दिल्ली दूरस्थ है, मतलब हुजूर अभी दिल्ली बहुत दूर है। ऐसा माना जाता है कि जो निजामुद्दीन औलिया था काला जादू करता था। ऐसा माना जाता है, लेकिन हकीकत क्या है पता नहीं। तो ऐसा माना जाता है कि काला जादू करता था। उस समय जब ये दिल्ली से लौट रहा था गयासुद्दीन तुगलक, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, रास्ते में यूपी के अफगानपुर में एक लकड़ी का भवन बना दिया। लकड़ी का भवन इसलिए बनवाया था कि निजाम वहाँ गयासुद्दीन तुगलक वहाँ आराम कर ले। जब गयासुद्दीन तुगलक उस लकड़ी के भवन में आराम कर रहा था, तभी वो लकड़ी का भवन पूर्णतः गिर जाता है और गयासुद्दीन तुगलक की वहीं मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगला इसका जो शासक बनेगा, उसका अगला शासक हुआ मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे जौना खां के नाम से जाना जाता था। इसके बारे में ये महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि यह सबसे पढ़ा लिखा शासक था। यह 23 भाषाओं का जानकार था। ये जो इसके कृत्य थे इसे पागल ऐसन की करार दिए गए इसके कृत्यों के कारण, चूँकि ये जो कार्य करता था एकदम विपरीत करता था। मान लीजिए बाढ़ आई हुई है, बाढ़ और सूखा पड़ा तो किसानों की जो टैक्स है उसको इंक्रीज कर दिया। इससे इसका काफ़ी विरोध होता था। इसने क्या किया, अच्छा काम किया था। इसने अमीर कोही नामक एक विभाग की स्थापना की। अमीर कोही नामक एक विभाग बनवाया जिसका मेन उद्देश्य था किसानों को सहायता दिया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं कि मंगोलों के आक्रमण से बचने के लिए, उस समय मंगोलों का आक्रमण बहुत ज़्यादा होता था, तो उससे बचने के लिए इसने अपनी राजधानी दौलताबाद यानी देवगिरी में स्थानांतरित करा दिया, जो कि असफल साबित हुआ। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट और है कि इसने तांबा की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। जब तांबा की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया तो उसका दुरुपयोग भी बड़े मात्रा पे हुआ। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसके शासनकाल में मोरक्को, यानी मोरक्को अफ्रीका में पड़ता है, वहाँ का यात्री था इब्न बतूता।
उस समय 7,000 किलोमीटर 7,000 किलोमीटर ये पैदल चलकर दिल्ली आया था। तो क्वेश्चन पूछता है इब्न बतूता किसके शासनकाल में दिल्ली आया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। या पूछ लेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री आया था, तो इसका आंसर हो जाएगा इब्न बतूता। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से घुमा देता है कि इब्न बतूता कहाँ से संबंधित था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मोरक्को। ये 1333 ईस्वी में दिल्ली आया था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। इसने इब्न बतूता के कहने पर डाक विभाग की स्थापना की। इसने इब्न बतूता की विद्वता बहुत विद्वान था, उसी की वजह से जो इब्न बतूता को है इसने दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था, दिल्ली का काजी बना दिया था। और इसी के कहने पर इब्न बतूता के कहने पर इसने डाक विभाग की स्थापना की। इसके बारे में कहा जाता है कि ये होली के त्यौहार को अपने दरबार में काफ़ी धूमधाम से मनाता था। मतलब ये जो हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। सबसे बड़ी बात ये माना जाता है, सबसे बड़ी बात इतिहासकारों ने ये कहा इसके बारे में कि जब इसकी मृत्यु हुई थी तो इतिहासकारों ने कहा था कि जनता को अपने राजा से और राजा को अपनी जनता से छुटकारा मिल गया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में देखते हैं। जब इसका शासनकाल था उसी समय 1336 ईस्वी में हरियर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने दिल्ली सल्तनत से टूटकर विजयनगर की स्थापना कर दिया। और 1347 ईस्वी में इसी के शासनकाल में हसन गंगू दिल्ली सल्तनत से टूटकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना कर दिया। मतलब इसके शासनकाल में जो इसका राज्य था उसका बहुत ही तेज से टूटा, यानी बिखरा बहुत जल्दी हो गया। इसके बाद आता है नेक्स्ट इसका शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम एवं सभी धर्मों को आपस में बहस करने के लिए एक भवन का निर्माण किया था कि ताकि वो सभी अपने धर्मों की व्याख्या बता सके, अपने धर्मों की अच्छी अच्छी बातें बता सकें। इसीलिए इसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ये एकमात्र ऐसा दिल्ली सल्तनत का शासक था जिसने अपनी आत्मकथा लिखी। उस आत्मकथा का नाम बताया जाए तो उस आत्मकथा का नाम था फुतूहत ए फिरोज शाही। तो इससे क्वेश्चन तो नहीं बनता है, इससे क्वेश्चन ये बनता है कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक कौन था। तो ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक था। इसलिए इसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। चूँकि इसकी माँ जो थी सुनार थी, तो इसको इस बात का डर लगता था कहीं इसे हिंदू होने का आरोप ना लगाया जाए, इसीलिए इसने ब्राह्मणों पर भी जजिया कर ठोंक दिया। नेक्स्ट पॉइंट ये है इसके बारे में, इसने अशोक के हरियाणा के टोपरा अभिलेख और यूपी के मेरठ अभिलेख को दिल्ली में स्थापित करवा दिया। ये टोपरा अभिलेख है और दिल्ली के जो मेरठ अभिलेख है, इन दोनों को लाकर स्थानांतरित कर दिया दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में कहा जाता, नेक्स्ट पॉइंट है इसके बारे में, इसने जौनपुर यानी जौनाखा, इसका चचेरा भाई था जौनाखा जो मोहम्मद बिन तुगलक जिसका नाम था, उसकी याद में जौनपुर नामक शहर बसवाया। उसके साथ साथ फिरोजाबाद, फैजाबाद शहरों का निर्माण करवाया। इसने नेहरू का जल बिछवा दिया। पूछा जाता है कि नेहरू का जंजाल किसके कार्यकाल में कहा जाता है, किसके कार्यकाल को नेहरू का जंजाल कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। ये क्वेश्चन पूछता है कि नेहरू का जंजाल किसके कार्यकाल को कहा जाता है, तो फिरोज शाह तुगलक याद रखिएगा। और कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेहरू का निर्माण किसने शुरू किया था, तो गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में, हक ए सर्व एक टैक्स होता था। हक ए सर्व, ये टैक्स उन लोगों से वसूला जाता था जो सरकारी नहरों से खेती करते थे, जो सरकारी नहरों का उपयोग करके खेती करते थे, उनसे हक ए सर्व नामक टैक्स वसूला जाता था। ये जो टैक्स होता था वो 10% होता था। 10% यानी कुल उपज का 1/10वां भाग होता था। इसने दीवान बंदगान नामक के विभाग की स्थापना की। इस विभाग का मेन काम था कि दासों की देखभाल करना।
चूँकि इसके काल में सर्वाधिक दास 1,80,000 लगभग दास इसके कार्यकाल में रहते थे, इसीलिए इसने दीवान बंदगान नामक विभाग की स्थापना की जो दासों की देखभाल कर सके। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, दीवान खैरात। दीवान खैरात का मेन उद्देश्य था कि गरीब, असहाय तथा अनाथों को सहायता दिया जा सके, इसीलिए दीवान खैरात नामक एक अलग से विभाग की स्थापना की जो गरीबों, असहाय, अब बेसिकली ये ऐसा माना जाता है कि मुस्लिम समुदायों को ही ज़्यादा हेल्प करता था। उसके बाद इसने दर उल सफ़ा नामक एक सरकारी अस्पताल बनवाया जहाँ पर मुस्लिमों को फ्री में इलाज हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में कहा जाता है, इसने बेरोजगारों को, जो आजकल का मेन इशू है ये बेरोजगारी, तो उस समय बेरोजगारों को इसने बेरोजगारी भत्ता देने का प्रचलन किया था। और इसने विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वय के लिए एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, जिसके कारण इसे दिल्ली सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। नेक्स्ट शासक के बारे में देखते हैं। नेक्स्ट शासक आता है नसरुद्दीन मोहम्मद। यह तुगलक वंश का अंतिम शासक था, कोई योग्य शासक नहीं था, इसलिए इसकी ज़्यादा चर्चा तो है नहीं। इसके शासनकाल में ही इसके सेनापति खिज्र खां, इसका सेनापति था एक खिज्र खां, जो पंजाब का उस समय सूबेदार था, खुद को स्वतंत्र कर लिया। और 1398 ईस्वी में मिसोल के सेनापति तैमूर लंग ने दिल्ली पर आक्रमण कर दिया, जिसके डर से दिल्ली छोड़कर भाग गया। उसके बाद क्या किया, तैमूर लंग ने खिज्र खां को दिल्ली सल्तनत का सूबेदार नियुक्त कर दिया। तैमूर लंग ने दिल्ली सल्तनत का सूबेदार जो है खिज्र खां को नियुक्त किया है। और खिज्र खां ने नसरुद्दीन मोहम्मद की हत्या कर दिया और इस वंश का समापन हो गया। इसके बाद आता है खिज्र खां। खिज्र खां से हमको ये रिलेट करना चाहिए कि अगला वंश आने वाला है, चूँकि एक वंश का समापन हो चुका है। एक वंश का जब समापन होगा तो दूसरा वंश अपने आप आ जाएगा। तो ये जो खिज्र खां है, तो इसने एक वंश की स्वतः स्थापना कर दी, जिस वंश का नाम है सैयद वंश। सैयद वंश का कार्यकाल देखा था 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक था। इसके संस्थापक खिज्र खां थे। इसने कभी भी अपने आप को सुल्तान घोषित नहीं किया, एक शासक के, एक सूबेदार के रूप में शासन किया है। उसके बाद इस काल को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है। सैयद वंश को मकबरा निर्माण का काल कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इस वंश का बारे में है कि इस वंश का शासक मुबारक शाह ने सुल्तान की उपाधि धारण की, यानी पहला शासक बनने वाला सुल्तान मुबारक शाह ऐसा सुल्तान था जिसने अपने स्वतः सुल्तान की उपाधि धारण की, चूँकि उसके पहले जो भी थे खिज्र खां, उन्होंने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, इस वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन आलम शाह था। अलाउद्दीन आलम शाह की हत्या बहलोल लोदी ने कर दिया 1451 ईस्वी में। 1451 ईस्वी में बहलोल लोदी ने कर दिया। अब इस वंश का ये अंतिम शासक, जब ये अंतिम शासक था, अंतिम शासक की मृत्यु के बाद एक नए वंश की फिर से शुरुआत होगी। अब देखिए बहलोल लोदी आ गया है, तो इसने जो सैयद वंश थी उसके अंतिम शासक का हत्या कर दिया। और जब हत्या करेगा तो नया वंश आएगा ही। तो नया वंश जो आता है वो है लोदी वंश। लोदी वंश का कार्यकाल देखा जाए 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक था। इस वंश का संस्थापक की बात कर ली जाए तो ये संस्थापक बहलोल लोदी थे। यह भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश था। क्वेश्चन पूछ लेता है कि भारत का पहला शुद्ध अफगान वंश, तो बहलोल लोदी था। यह शुद्ध अफगान वंश था। बहलोल लोदी ने, यहाँ 9 है, बहलोल लोदी ने जौनपुर पर आक्रमण किया और जौनपुर को जीत लिया। उसके बाद इसने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहा जाता था। बहलोल लोदी ने एक सिक्का चलाया जिसे बहलोली सिक्का कहा जाता था। इस सिक्के का प्रचलन अकबर के शासनकाल तक था। बहलोली सिक्के का प्रचलन अकबर के शासनकाल तक था। इस वंश का अगला शासक जो था और सबसे योग्य शासक सिकंदर लोदी बना। सिकंदर लोदी जो था सबसे योग्य और इस वंश का अगला शासक था। इसने 1504 ईस्वी में आगरा शहर की स्थापना किया। इसके बारे में नेक्स्ट पॉइंट है
इसने जमीन पैमाइश करने के लिए गज ए सिकंदरी नामक के मापक बनाया। क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आगरा शहर की स्थापना किसने किया? सिकंदर लोदी। गज ए सिकंदरी किसने बनाया? सिकंदर लोदी। इसका काम क्या है? भूमि की पैमाइश करना। इसने गुरुलिपि नामक पत्रिका लिखी थी। एक इसकी पत्रिका है जिसका नाम गुलरुखी। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, इसने जो खाद्यान्न पदार्थ थे, खाद्यान्न पदार्थों से टैक्स को हटा दिया, यानी टैक्स फ्री कर दिया। इसने एक कार्य और किया, ताजिया निकालने तथा महिलाओं के मजार पर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में है, इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बना। इस वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी बना। इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के बीच 1518 ईस्वी में खतौली का युद्ध हुआ। खतौली का युद्ध हुआ जिसमें राणा सांगा विजय हुए एवं इब्राहिम लोदी हार गए। पुनः पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत के युद्ध में जो इब्राहिम लोदी के संबंधी थे आलम खान लोदी एवं दौलत खान लोदी, आलम खान लोदी एवं दौलत लोदी, दौलत लोदी ने बाबर को आमंत्रित कर दिया, यानी बाबर को आमंत्रित कर दिया इब्राहिम लोदी से युद्ध करने के लिए। अब जब बाबर आएगा तो अब बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। पानीपत का प्रथम युद्ध होगा 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जब युद्ध हुआ तो उसी में इब्राहिम लोदी पराजित हो गया। पराजित जब हो गया तो बाबर ने क्या किया, इब्राहिम लोदी की वहीं हत्या कर दी और इस वंश का समापन हुआ। और दिल्ली सल्तनत था, यहीं तक था। उसके बाद ये दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया। अब बाबर आएगा तो बाबर मुगल की स्थापना करेगा, यानी अब हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश। नेक्स्ट पॉइंट था कि दिल्ली सल्तनत का एकमात्र शासक जो युद्ध के मैदान पर मारा गया था इब्राहिम लोदी जगह। अब दिल्ली सल्तनत के महत्वपूर्ण बिंदु देख लें, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको देख ले जाए। टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी को चौधरी कहते हैं। जो टैक्स वसूलने वाला सबसे छोटा अधिकारी ग्रामीण अधिकारी होता था उसे चौधरी कहते थे, और सबसे बड़े अधिकारी को इक्तादार कहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, इक्तादार, जब इक्तादार जो सबसे बड़ा अधिकारी होता था, टैक्स जो निर्धारित था उससे अधिक जब वसूल लेता था तो उस अधिक वसूले गए टैक्स को फवाजिल कहते थे। क्वेश्चन पूछ लेगा फवाजिल किसे कहते हैं? आजकल क्वेश्चन का ट्रेंड बदला हुआ है, तो क्वेश्चन पूछ लेगा फवाजिल किसे कहते हैं, तो ये हो जाएगा जब इक्तादार टैक्स से अधिक, निर्धारित टैक्स से अधिक टैक्स वसूल लेता था, उस अधिक टैक्स को फवाजिल कहा जाता था। नेक्स्ट पॉइंट इसके बारे में था, दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि टैक्स वसूलने में हो रहे भ्रष्टाचार को रोकने के लिए, जो टैक्स जैसे टैक्स जितना निर्धारित है उससे अधिक वसूल लेते थे, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने दीवानी मुफ्त खराज की स्थापना की। इसका कार्य था कि जो भी टैक्स निर्धारित था लोग उतना ही वसूलें, उसके अधिकारी उतना ही वसूलें, उससे ज़्यादा वसूलें ना। अगला पॉइंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। गुलाम वंश के शासक अलाउद्दीन महमूद शाह पहला ऐसा शासक था जिसने सिक्कों पर खलीफा का चित्र बनवाया था, यानी इसने क्या किया, सिक्कों पर खलीफा का चित्र अंकित कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। घोड़े के नाल के आकार के मेहराब की आकृति सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरबार में बनवाया था। अब पूछता है अलाई दरबार, अलाई मस्जिद का निर्माण कुछ ऐबक ने बनवाया था, तो उसमें अलाई जो मस्जिद है उसमें एक गेट लगा है अलाई दरबार, उसका निर्माण, जो उसमें जो आकृति थी घोड़े के नाल के आकार मेहराब, तो उसका निर्माण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट पॉइंट इस दिल्ली सल्तनत के बारे में है। बलबन ऐसा पहला सुल्तान था जिसने मकबरा शुद्ध इस्लामिक पद्धति में बनाया था। दिल्ली सल्तनत का जो शासक था बलबन, मात्र ऐसा शासक था, पहला ऐसा शासक जिसने शुद्ध इस्लामिक पद्धति पर मकबरा निर्माण कराया था। सल्तनत काल की भाषा की बात करें तो सल्तनत काल की भाषा लगभग फारसी थी। अधिकांश जनता फारसी भाषा का यूज करती थी।
नेक्स्ट पॉइंट, अमीर खुसरो जिसे तोता ए हिंद कहा जाता है, सल्तनत काल के सबसे बड़े कवि थे। जो सबसे बड़ा कवि था वो अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो ने बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक यानी 7 राजाओं के दरबार में कवि की भूमिका निभाया है। खुसरो जो थे यानी अमीर खुसरो जो थे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इन्होंने तबला तथा सितार का आविष्कार किया। तबला तथा सितार का आविष्कार किसने किया? निजामुद्दीन औलिया को। जो सितार को कहा जाता है, सितार को हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण कहा जाता है। सितार को हिंदू और मुस्लिम का मिश्रण कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक एकमात्र शासक था जिसने अपनी आत्मकथा फुतुहत ए फिरोज शाही लिखी। तो ये रहे दिल्ली सल्तनत के पूरा, यानी आज पूरा दिल्ली सल्तनत खत्म। उससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे उसको भी हमने बता दिया। अगला जो भी है सिलेबस के अनुसार उस पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा अगर आप लोग सही से वीडियो को देखते हैं। और जो भी कमी है वीडियो में आप लोग नीचे कमेंट कर दिया करिए प्लीज़। जो भी कमी है उसको सुधार किया जाएगा। और आपको जो डिमांड है, जिस पॉइंट पर आपको डिमांड है उसको कमेंट नीचे पिन कर दिया करिए, उस पर वीडियो बन जाएगा। अगर आप लोग सही से पढ़ कर जाते हैं तो आई होप आप लोगों का एक भी क्वेश्चन पेट के में छूटेगा नहीं। ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस है। थैंक यू क्लास।